अभी साथियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो आप सब लोग ये स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी है वो भी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो अपने बात कर रहे थे जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो परीक्षा है, और इस परीक्षा के ऊपर ये जो विज्ञान का सिलेबस है, इस विज्ञान के सिलेबस के ऊपर चर्चा कर रहे थे। और हमने इसके लगभग जो टॉपिक थे वो कंप्लीट कर लिए। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है मानव रोग और उसके कारक और निदान जो है, इससे संबंधित है। आपको 1% जो है एग्जाम में पूछा जाएगा। 1% 100% आपको मिलने वाला है। 100% मिलने वाला है। एक चीज और बता दूं, कुछ साथियों ने कमेंट डाले हैं कि जो पर्सन है एग्जाम में आने हैं, जो साइंस से आपको बता दूं कि 5% पूछे जाने हैं। कितने? 5% पूछे जाने हैं। क्या सर इतना मैट्री पढ़ लें काफ़ी है क्या? तो जो आपको यहाँ पर्सन दिए जा रहे हैं ये सिलेक्टेड पर्सन है। किसी न किसी पीछे की भर्ती परीक्षा के अंदर आए हुए जो पर्सन है उन प्रश्नों को यहाँ लिया गया है। तो बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस परीक्षा के अंदर वे प्रश्न ही आएंगे जो पीछे की भर्तियों में आए हुए हैं। उन प्रश्नों में से ही प्रश्न जो आपसे पूछे जाने हैं। और विज्ञान के जो 5 प्रश्न आने हैं, जो इस चैनल के माध्यम से आपको जो मैटर दिया जा रहा है, जो आपको इस प्रश्न दिए जा रहे हैं, या प्रश्नों के साथ साथ में जो महत्वपूर्ण बातें जो आपको दी जा रही है, आप अगर उतना कर लेते हैं तो ये मेरा वादा रहा, आपके जो 5 प्रश्न हैं वो इसी में से आने वाले हैं। इससे बाहर कुछ नहीं है। सारे के सारे जो 5 प्रश्न हैं वो आपको इसी चैनल से मिलने वाले हैं। ओके, हाँ जी। तो आज अपने बात करेंगे मानव रोग और निदान के बारे में। तो आज की क्लास भी बड़ी महत्वपूर्ण है। इस क्लास को अपने दोस्तों, अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। देखो, आप लोग शेयर नहीं करते हो, एक आप क्लास को लाइक नहीं करते हो, है ना? तो क्लास को लाइक जरूर करें आप, और क्लास को शेयर जरूर करें। तो चलते हैं आज के इस टॉपिक पर, अपने मानव रोग और कारक और इसके जो निदान है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो रोग जो होते हैं, रोगों को दो रूपों में बांटा गया है, दो प्रकार में बांटा गया है। एक तो होता है संक्रामक रोग और एक होते हैं असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग वे होते हैं जो किसी अ, संक्रमित व्यक्ति के द्वारा फैलता है। वो किसके माध्यम से फैलता है? वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, भोजन या फिर कीट या फिर संपर्क के माध्यम से भी फैलते हैं। ऐसे रोग जो होते हैं इनको बोलते हैं अपने संक्रामक रोग। और जो संक्रामक रोग के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें कौन से आ जाते हैं? जैसे विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजवा और जो फफूंद है, ये इसके अंतर्गत आ जाती हैं। इनके द्वारा ये रोग जो होते हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो अपने इनके बारे में, अलग अलग के बारे में महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनको करने वाले हैं। पूर्ण डीपली बात नहीं करने वाले हैं। अपने अपने जो अपने काम की बात है, अपने को जितना चाहिए उतनी बात करने वाले हैं। ओके, हाँ जी। तो चलते हैं अपने सबसे पहले विषाणु जनित जो रोग होते हैं इनके ऊपर। विषाणु जनित रोग, सबसे पहले जुखाम, जो सर्दी जुखाम हो जाती है अपने को, है ना, उसके ऊपर एक सामान्य विषाणु रोग है। ये क्या है? एक सामान्य विषाणु रोग है। और इसका जो रोग कारक है वो कौन सा है? राइनो वायरस है। याद रखना आपको, क्या है? राइनो वायरस है। ओके, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। राइनो वायरस है, ध्यान रखना है। क्या है? राइनो वायरस से है। ओके, क्या है? राइनो वायरस, ये इसका रोग कारक है। क्या है? राइनो वायरस। यह नाक और गले को प्रभावित करता है। किस किस को? नाक और गले को प्रभावित करता है। आपसे पूछे जा सकते हैं प्रभावित अंग, तो अंग कौन सी हैं? नाक और गला। इसमें नाक बहना, छींक आना, गले में खराश, हल्का बुखार इत्यादि लक्षण जो है वो देखे जाते हैं। ये लक्षण है। और जो इन लक्षणों को देखकर जो एंटीबायोटिक है उनके द्वारा इसका निदान जो है वो किया जाता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट चलते हैं, अपना दूसरा आ जाता है डेंगू। कौन सा आ गया? डेंगू जो है ये आ गया।
डेंगू वायरस के कारण होता है। जो एडीज मच्छर, मच्छर का नाम क्या है? एडीज, याद रखना है। इसका रोग वाहक कौन है? एडीज मच्छर है। कौन है? एडीज मच्छर है। रोग वाहक आपको अच्छे से याद करने हैं, ध्यान रखना। इसके लक्षणों में तेज बुखार, क्या? तेज बुखार, शरीर में दर्द, शरीर में दर्द, और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की कमी, त्वचा पर चकत्ते इत्यादि शामिल हैं। ओके। निदान की अगर बात करें तो निदान है इसका NH1, 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 और प्लेटलेट की जांच जो है ये निदान के अंदर शामिल है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। NH1 एंटीजन और प्लेटलेट की जांच जो है वो इसके निदान में शामिल है। निदान में आपको ये दो बातें याद रखनी है। आगे वाला आ जाता है अपना चिकनगुनिया। कौन सा आ गया? चिकनगुनिया आ गया अपनी। चिकनगुनिया मच्छर जनित विषाणु रोग है। क्या है? चिकनगुनिया मच्छर जनित विषाणु रोग है जिसमें जोड़ों में तेज दर्द और बुखार होता है। यह भी एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। कौन सा? इसका भी एडीज मच्छर है, याद रखना है। इसका रोग वाहक क्या है? एडीज मच्छर है, ये बात भी याद रखनी है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है हेपेटाइटिस, जिनको अपने A, B, C 3 रूप में पढ़ते हैं, यानी कि, और ये सारे के सारे किसको प्रभावित करते हैं? यकृत को प्रभावित करते हैं, ध्यान रखना है। किसको? यकृत को। ये अलग अलग वायरस के कारण होते हैं। इसके लक्षणों में पीलिया, क्या? पीलिया, और भूख की कमी, भूख की कमी, थकान, ये इसके लक्षण हैं। निदान इसका क्या है? LFT, याद रखना है नाम, शॉर्टकट नाम दे दिया जाता है एग्जाम में, LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट। ओके, हाँ जी। या फिर है एलिसा टेस्ट। कौन सा है? एलिसा टेस्ट द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना है। टेस्ट के नाम पूछे जाते हैं डायरेक्ट आपसे। नेक्स्ट देखें, रेबीज। रेबीज एक जानलेवा वायरस जनित रोग है जो किसी संक्रमित जानवर जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, के काटने से होता है। इसके लक्षणों में जल से डर लगता है संक्रमित व्यक्ति को, उग्र व्यवहार हो जाता है उसका, मांसपेशियों का नियंत्रण खो देता है, और रेबीज का जो निदान है वो रोग जो है इसका उनके इतिहास यानी किस तरीके का देखकर और लक्षणों के आधार पर किया जाता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है पोलियो। पोलियो बच्चों में होने वाला तंत्रिका रोग है जो पोलियो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? पोलियो वायरस के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? पोलियो वायरस के कारण ही होता है। इसमें लकवा हो सकता है। निदान है वायरस की जांच और लक्षणों से होता है। ओके, हाँ जी। कोविड-19 जो है, कोविड-19 सार्स, याद रखना है, सार्स कोव-2, ये इसका वायरस है। इस वायरस के द्वारा होता है रोग वाहक है ये, जिसमें बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई, स्वाद की कमी इत्यादि है। इसका परीक्षण, जो परीक्षण पूछा जाता है, परीक्षण महत्वपूर्ण है। RT-PCR है इसका। परीक्षण का नाम क्या है? RT-PCR। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है जीवाणु जनित रोग। कौन से आ जाते हैं? जीवाणु जनित रोग जो है उनके ऊपर चर्चा करते हैं, जिसमें पहला आता है अपना टाइफाइड। इसका जो रोग जनक है वो क्या है? साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। ये दूषित भोजन किसके द्वारा होता है? देखो, दूषित भोजन और जल से फैलता है। इसमें लगातार बुखार, पेट दर्द, थकान, जो ये शामिल है। इसका जो निदान है वो क्या है? विडाल टेस्ट। ये टेस्ट का नाम याद रखें, ये पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए। ओके, हाँ जी। टीबी, जिसे क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं, क्षय रोग, इसका जो रोग वाहक है वो क्या है? माइकोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, इसका ये रोग वाहक का नाम है, जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया आपको। हाँ जी, ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। किनको प्रभावित करता है? फेफड़ों को, ध्यान रखना है। और इसमें बलगम वाली खांसी, बुखार, वजन घटना, रात में पसीना आना, ये लक्षण जो है वो देखे जाते हैं। बलगम की जांच और एक्सरे से इसका निदान जो है वो संभव है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट से आ जाता है हेजा। हेजा जो है, इसका जो रोग कारक है उसका नाम क्या है? विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी। ओके, हाँ जी। और ये किससे होता है? दूषित पानी से फैलता है। इसमें पानी जैसे दस्त और निर्जलीकरण होता है। निदान जो है वो मल की जांच, मल की जांच होती है इसमें, ध्यान रखना। काली खांसी, ये एक गले का संक्रामक रोग है जो बच्चों में अधिक होता है। इसमें खांसते खांसते सांस जो है वो रुक जाती है। सांस जो होती है वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने प्रोटोजवा जनित रोग। कौन से आगे? प्रोटोजवा जनित रोग। ओके, इसमें आ जाता है अपना मलेरिया। मलेरिया जो है, इसका रोग वाहक क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, जो एनाफ्लीज मच्छर द्वारा फैलता है। मच्छर का नाम भी याद रखना है, एनाफ्लीज मच्छर। ओके, हाँ जी, एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। बुखार, ठंड लगना, पसीना इसके लक्षण हैं। खून की स्लाइड से इसकी जांच होती है। ध्यान रखना है, जांच जो है वो स्लाइड द्वारा होती है। जांच जो है वो स्लाइड द्वारा होती है, ये बातें याद रखनी है। ओके, हाँ जी, जांच पूछी जाती है। कालाजार, इसका जो रोग वाहक है वो क्या है? लीसमेनिया। क्या नाम है? लीसमेनिया परजीवी है, ध्यान रखना है, लीसमेनिया परजीवी। ओके, हाँ जी, जो त्वचा और यकृत को प्रभावित करता है, ध्यान रखना है। प्रभावित अंग जो है, अंगों के नाम पूछे जाते हैं। त्वचा और यकृत जो है इनको प्रभावित करता है। ओके, हाँ जी, इसमें कमजोरी, बुखार और त्वचा का रंग जो है वो काला पड़ जाता है। बिल्कुल जो रंग होता है त्वचा का वो काला हो जाता है। ओके, इसीलिए इसका नाम पड़ा कालाजार। फफूंद जनित रोग जो है वो कौन से हैं? जैसे दाद है, त्वचा का संक्रामक रोग है। जैसे दाद जो हो जाती है ना, जो फफूंद से होता है, इसमें त्वचा पर गोलाकार लाल घेरा बनता है, जिसमें खुजली होती है, यानी कि लाल लाल चकत्ते जो है वो बन जाते हैं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है कैंडिडाइसिस। ये शरीर में कैंडिडा नामक, ध्यान रखना है, कैंडिडा नामक के फफूंद के अत्यधिक विकास से होता है। विशेषकर मुंह और जन्नांगों में होता है। ये कहाँ होता है? मुंह और जन्नांगों में ये रोग जो है वो होता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है परजीवी जनित रोग, फाइलेरिया। कौन सा आ गया? फाइलेरिया मच्छर के काटने से होता है। जो लिम्फ ग्रंथि जो होती है, जो लिम्फ ग्रंथि है, लिम्फ ग्रंथियों को प्रभावित करता है। इसमें हाथ और पैर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सूज जाते हैं। हाथ और पैर जो है वो सूज जाते हैं। एस्केरियासिस से आंतों में रहने वाले कीड़े के कारण होता है। इसमें पेट दर्द, सूजन और अपच की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है असंक्रामक रोग जो है। असंक्रामक रोग जो है वो कौन से हैं? आपको इनको अच्छे से, मतलब इसका बड़ा डीपली से नहीं पढ़ना है। आपको यहाँ जितना मैटर दिया जा रहा है ये काफी है। इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं होगा। आपका इस रोग से एक प्रश्न आने वाला है, और जो प्रश्न आपको इससे के आगे मैं आपको देने वाला हूं, उन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न मिलने वाला है। तो इस क्लास के साथ आप बने रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ओके, हाँ जी। असंक्रामक रोग, ये रोग किसी जीवाणु या वायरस से नहीं फैलते। ये मुख्यतः पोषण की कमी, किसके कारण फैलते हैं? पोषण की कमी, आनुवांशिकी या फिर मानसिक कारण या फिर जीवन शैली से हो सकते हैं। या फिर किससे हो सकते हैं? जीवन शैली से हो सकते हैं। सबसे पहले पोषण जनित जो रोग है वो कौन से हैं? रक्ताल्पता आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है, ध्यान रखना है, आयरन की कमी।
किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी। ये सीधा प्रश्न पूछा जाता है। इसमें कमजोरी, थकावट, चक्कर आना, और इसका जो निदान जो होता है वो होता है हीमोग्लोबिन जो वर्णक होता है, उस हीमोग्लोबिन वर्णक की जांच जो होती है, उस जांच के माध्यम से होता है कि आयरन जो है वो आयरन कितना है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में जो आयरन है, इस जितना ज़्यादा आयरन पाया जाएगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा कि उस रक्त का जो रंग है वो गहरा लाल होगा, और जिसमें आयरन की कमी होगी उसमें जो रक्त का रंग होगा वो क्या होगा? थोड़ा कम गहरा होगा। ओके, हाँ जी। रिकेट्स बच्चों में विटामिन डी की कमी से, किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। इसीलिए बच्चों को धूप में रखा जाता है ना, जो हड्डियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, इसमें क्या हो जाती है? हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है मेरे सम्स या फिर क्वाशी और कोर। क्वाशी और कोर ये गंभीर कुपोषण का उदाहरण है जो विशेषकर बच्चों में पाया जाता है। कहाँ किसमें होता है? ये बच्चों में होता है। ये कुपोषण की कमी के कारण ये रोग जो होते हैं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है आनुवांशिकीय रोग जो होते हैं वो कौन से हैं? आनुवांशिकीय रोग में पहला आ जाता है हीमोफीलिया। जो रक्त का थक्का है इसमें नहीं जमता है, यानी कि जो ख्रूंट होता है वो ख्रूंट जो है वो नहीं बनेगा, है ना। जिसमें मामूली चोट में भी अधिक रक्तस्राव जो है वो होता रहता है, ये एक आनुवांशिक रोग है माना जाता है। ओके, दूसरा आ जाता है सिकल सेल एनीमिया। ये असामान्य हीमोग्लोबिन जो होता है, उस हीमोग्लोबिन के कारण जो है, हीमोग्लोबिन के कारण जो है ये लाल रक्त कोशिकाएं हैं वो विकृत हो जाती हैं, और जिससे ऑक्सीजन जो है वो कम पहुंचती है। मैंने आपको पहले ही बताया था जो हीमोग्लोबिन वर्णक है इसका काम क्या है? इसका काम है कि रक्त के माध्यम से ये रक्त में पाया जाता है। रक्त में भी आपको मैंने बताया इसके अंदर अलग अलग सेल्स होती है। इसमें जो आरबीसी है यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं जो है उनमें ये वर्णक पाया जाता है। इसका काम है शरीर के प्रत्येक भाग तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, और जब हीमोग्लोबिन वर्णक की कमी होगी, हीमोग्लोबिन वर्णक की कमी होगी तो जायज सी बात है कि प्रत्येक अंग तक जो ऑक्सीजन जितनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, यानी कि ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इसी कारण सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। ओके, हाँ जी। मानसिक रोग जो है, मानसिक रोग में कौन सा आ जाता है? अवसाद, या फिर अपने डिप्रेशन के नाम से जानते हैं इसको, क्या कह देते हैं? डिप्रेशन। मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति उदासी, रुचि की कमी, नकारात्मक सोच से गिर जाता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है उन्माद, एक गंभीर मानसिक विकार है ये भी। इसमें भ्रम, मति भ्रम या फिर सामाजिक व्यवहार में जो बदलाव है वो आ जाता है। ओके, अपने कहते हैं ना आएंगी तो मति भ्रम होगी, तो वो मति भ्रम वाला रोग जो है वो कौन सा है? उन्माद है। ओके, हाँ जी, याद रखना है। नेक्स्ट है कैंसर। कैंसर में शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती है, और ये शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। ये बात विशेष है, याद रखें। किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, कोई विशेष अंग को नहीं, किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। ओके, हाँ जी। जैसे स्तन, फेफड़े, त्वचा आदि। निदान जो है, निदान जो है वो क्या है? बायोप्सी, सीटी स्कैन, सीटी स्कैन या फिर एमआरआई द्वारा, एमआरआई द्वारा जो ट्यूमर होती है उस ट्यूमर का पता लगाया जाता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है हृदय रोग या फिर मधुमेह। मधुमेह जो है, मधुमेह में रक्त में शुगर का जो स्तर होता है वो असामान्य रूप से बढ़ जाता है, और ये किसके कारण होता है? ये होता है इंसुलिन की कमी के कारण। किसके कारण होता है? इंसुलिन की कमी के कारण। इंसुलिन एक क्या है? एक हार्मोन है। इंसुलिन एक क्या है? हार्मोन है, और उसके प्रतिरोध के कारण भी उत्पन्न है ये रोग जो है वो हो जाता है। ओके, हाँ जी। उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप में रक्त का दबाव जो है वो बढ़ जाता है, दबाव जो होता है वो बढ़ जाता है, जिससे हृदय पर अधिक दबाव पड़ता है। फिर आ जाता है एड्स। इसका जो पूरा नाम जो है वो आपको याद रखना है, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये इसका जो फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है।
ये भी आपने अच्छे से याद कर लेनी है, ध्यान रखें। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ओके। एड्स एक गंभीर विषाणु जनित रोग है। क्या है? विषाणु जनित रोग है, ध्यान रखना है। जो HIV वायरस का नाम क्या है? HIV वायरस के कारण होता है। ये वायरस शरीर की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब है रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है उसको क्या करते हैं? धीरे धीरे कम कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। ओके, हाँ जी। फैलने के प्रमुख कारण क्या है? असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई या रक्त का प्रयोग, संक्रमित मां से बच्चे में भी आ सकता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है मुख्य लक्षण जो है वो क्या देखे जाते हैं? मुख्य लक्षण है वजन कम होना, लगातार बुखार, रात को पसीना, बार बार संक्रमण होना, थकावट और कमजोरी जो है, ये लक्षण मुख्य रूप से देखे जाते हैं। ओके, हाँ जी। निदान जो है इसके क्या है? निदान महत्वपूर्ण है, निदान से प्रश्न पूछे जाते हैं। एलिसा टेस्ट है एक, तो कौन सा? एलिसा टेस्ट है एक। सेकंड जो है अपना जो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना है। CD4 काउंट टेस्ट है, ये 3 टेस्ट है इसके, ये ध्यान रखना है, टेस्ट के नाम पूछे जाते हैं। उपचार जो है कैसे होता है? HIV का कोई पूर्ण इलाज नहीं है, एक बात ये ध्यान रखें, इसका पूर्ण इलाज नहीं है, लेकिन एंटी रेट्रोवायरस, ध्यान रखना है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो है के माध्यम से रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। ओके, और रोगी की आयु व जीवन गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। ओके, हाँ जी। इसमें मृत्यु तक भी हो सकती है, इसमें मृत्यु तक भी हो सकती है, ये बात ध्यान रखें। अब अपने करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न, यानी कि महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उन प्रश्नों को करने वाले हैं। जो प्रश्न आपको पीछे किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को यहां आपके सामने लाए गए हैं। तो इसमें अपना पहला प्रश्न है, रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ क्या है? हानिकारक पदार्थ क्या है? और ये प्रश्न जो है मैंने इस बार इस क्लास में एक चीज और किया है कि ये चीज मेंशन कर दी कि भी ये कौन सी परीक्षा के अंदर प्रश्न जो है वो पूछा गया है। पीछे की जो अपनी क्लासें हुई है उनमें ये चीज मेंशन नहीं की थी, तो आपको ऐसे लग रहा था कि ये प्रश्न थोड़ी पूछे जाते हैं। तो इस बार मैंने ये चीज मेंशन भी करवा दी है कि ये किस परीक्षा के अंदर कब पूछा गया है। ओके, हाँ जी। तो ये भी यहाँ मेंशन किया गया है, ये SSC 2014 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। क्या रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक जो पदार्थ है वो क्या है? प्रतिजैविक, जिन्हें एंटीबायोटिक भी कहते हैं अपने, प्रदूषक, हार्मोन, या फिर आविष जिसे टॉक्सिन के नाम से जानते हैं अपनी। तो रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उस हानिकारक पदार्थ को कहते हैं अपने आविष। क्या कहते हैं? आविष कहते हैं, या फिर टॉक्सिन के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना है। किस नाम से? टॉक्सिन के नाम से जानते हैं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है अपना, रोगों को फैलाने वाले कीटों को खालिस्तान को कहा जाता है। ये प्रश्न आपको RRB NTPC 2016 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ओके, हाँ जी। रोगों को फैलाने वाले कीटों को खालिस्तानी, ये कीटों को खालिस्तानी कहा जाता है, ऐसे था ये, ठीक है, हाँ जी, थोड़ा सही कर लेना। तो क्या कहा जाता है? ट्रांसमीटर, वेक्टर, ट्रांसपोर्टर, लिफ्ट, बताइए जल्दी से क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना है, जो रोगों को फैलाने वाले जो कीट होते हैं उन कीटों को कहा जाता है वेक्टर। क्या कहा जाता है? वेक्टर कहा जाता है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी, क्या कहा जाता है? वेक्टर। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास से, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी बड़े क्षेत्र के अंदर जो वह फैल जाता है। ये प्रश्न आपका पूछा गया है UP PCS के अंदर 2015 में, 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ओके, हाँ जी।
क्या कहते हैं, पेंडेमिक, एपिडेमिक, एनेडेमिक या एपिजेटिक? तो जल्दी से बताइए क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पेंडेमिक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पेंडेमिक के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट पर्सन आ जाता है अपना, नेक्स्ट जो पर्सन है वो आ जाता है अपना, निम्नलिखित में से क्या वेरिशेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है या फिर होती है? ये भी प्रश्न एसएससी 2019 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। नाम याद रखना है, क्या है यहाँ पर जो रोग कारक है, इस रोग कारक का नाम जो है वो क्या दिया गया आपको? रोग कारक का जो नाम है वो दिया गया आपको वेरिशेला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर जो है रोग कारक का नाम दिया गया है, यानी कि इस रोग कारक के द्वारा कौन सा जो रोग है वो रोग होता है? पोलियो, चेचक, रेबीज या फिर हैजा? तो ये किस रोग का रोग कारक है? तो याद रखना है ये चेचक रोग का है। किस रोग का है? चेचक रोग का है। ओके, हाँ जी, किस रोग का है? चेचक रोग का है, वेरिशेला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर जो है वो किस रोग का है? चेचक रोग का है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? ये बीपीएससी 2018 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। 2018 में जल, जीवाणु, विषाणु, फफूंद। तो मैंने बताया एड्स एक क्या है? विषाणु जनित है। क्या है? विषाणु जनित है, ध्यान रखना है। क्या है? विषाणु जनित है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है ये बताना है। ये एसएससी 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। अस्थमा, खसरा, स्कर्वी या मधुमेह? तो कौन सा जो रोग है वो संक्रामक रोग है? तो संक्रामक रोग ध्यान दें कौन सा है? खसरा जो है एक संक्रामक रोग है, ध्यान। खसरा जो है एक क्या है? संक्रामक रोग है, इनमें से ध्यान दें। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक माने जाते हैं? जो चमगादड़ है ये किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक जो है ये माने जाते हैं, ये बताना है आपको। ये भी एनटीपीसी 2016 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। डेंगू, फाइलेरिया, इबोला बुखार या चिकनगुनिया? तो किसका होता है? ध्यान रखना है, इबोला जो बुखार होता है इसका जो प्राकृतिक पोषक जो होता है वो माना जाता है। ओके, चमगादड़ को प्राकृतिक पोषक जो है वो माना जाता है। ओके, हाँ जी। पीला बुखार जिसे पीत जवर के नाम से भी जानते हैं, मुख्य रूप से मनुष्यों में किस से फैलता है? ये भी एनटीपीसी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये भी 2018 एनटीपीसी के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना है। ओके, जो पीला बुखार जो है इसके बारे में बात करनी है अपने को। जो पीला बुखार है इसके बारे में बात करनी है। मादा मच्छर के काटने से, नर मच्छर के काटने से, या फिर जल द्वारा, या फिर वायु द्वारा? तो पीला जो बुखार है ये किसके द्वारा फैलता है? ये मादा मच्छर के द्वारा ही फैलता है, ध्यान रखना है। मादा मच्छर के द्वारा ही फैलता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है अपना, नेक्स्ट है, एड्स मानव प्रतिरक्षाही हिंता विषाणु एचआईवी के द्वारा होता है जो है, यानी कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो एक रोग कारक है उस रोग कारक का नाम बताया था आपको। अभी उस रोग कारक का नाम बताना है, तो उस रोग कारक का नाम क्या है? रिट्रो विषाणु। क्या नाम है? रिट्रो विषाणु नाम है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी, रिट्रो विषाणु। ओके, रिट्रो विषाणु। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? यह भी एनटीपीसी 2016 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। ओके, 2016 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। एडवर्ड जेनर ने, रॉबर्ट कोच ने, पर्ल केंड्रिक या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने? तो किसने दिया था? रॉबर्ट कोच ने। किसने दिया था? रॉबर्ट कोच ने। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो है वो चल रही है,
तो अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी इनवाइट कीजिए और उनको बताइए कि जो बड़े ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, जो एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं 5, उन 5 में एक प्रश्न जो है वो रोग का मिलने वाला है आपको, और वो रोग का प्रश्न जो है वो इसी भंडारण से आपको मिलने वाला है, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो जल्दी से उनको बताइए और उन तक ये बात शेयर कीजिए आप। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है? संक्रमित नहीं होता है, ध्यान रखना है, होता है या नहीं होता है, इस बात को प्रश्न पूरा पढ़ना है आपने, इस बात को ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी, ये भी एसएससी 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। एडस, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, ध्यान दें, एडस भी फैलता है, संक्रमण रोग है कि सिफिलिस भी है, हेपेटाइटिस बी भी है, तो कौन सा बच गया? सीरोसिस जो रोग है ये संक्रमित व्यक्ति से नहीं फैलता है, संक्रमित व्यक्ति से नहीं फैलता है, ध्यान रखना है। ओके, असंक्रामक रोग है। नेक्स्ट आ जाता है, वायरस द्वारा होने वाला रोग है। वायरस द्वारा होने वाला जो रोग है वो कौन सा है इसमें से? टाइफाइड, कोलेरा, सामान्य जुकाम या टिटनेस? तो वायरस द्वारा बताना है, तो वायरस द्वारा कौन सा हो गया? सामान्य जुकाम जो है वो वायरस द्वारा फैलता है। आपको पहला मैंने बताया, सामान्य जो बुखार, जो जुकाम वगैरह होता है वो किसके द्वारा होता है? वायरस द्वारा होता है। ये भी एसएससी 2011 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। ओके, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। नेक्स्ट है, एडिस का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है ये बताना है आपको, किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। ओके, हाँ जी, हीमोग्लोबिन को, रुधिर में आरबीसी जो है उसको, रुधिर में टी कोशिकाओं को, मस्तिष्क में ग्रे कोशिकाओं को। तो ध्यान रखना है, रुधिर में जो टी कोशिकाएं होती है, इन टी कोशिकाओं को क्या करता है? ये प्रभावित करता है, इनकी जो वृद्धि होती है इनको प्रभावित करता है। ओके, हाँ जी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है अपना, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवी पोलियो तथा चेचक, जिसे चिकन पॉक्स के नाम से भी जानते हैं, जैसी गंभीर बीमारियों के कारण है, कि गंभीर बीमारियों के कारण है, उस सूक्ष्म जीवी का नाम बताना है। उस सूक्ष्म जीवी का नाम जो है वो बताना है आपको। ओके, उस सूक्ष्म जीवी का नाम जो है वो बताना है। तो किसके कारण होते हैं? देखो, पोलियो है, चेचक है, वो बैक्टीरिया द्वारा होते हैं, या प्रोटोजवा, या सेवाल, या फिर विषाणु द्वारा होते हैं। तो किनके द्वारा होते हैं? विषाणु द्वारा होते हैं। किनके द्वारा होते हैं? विषाणु सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलते हैं। ओके, ऐसे डायरेक्ट प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कई बार। ये एसएससी 2017 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होती है? ये भी एसएससी 2017 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। और आपको एक चीज और बता दूं, ये प्रश्न आरएसएसबी का फेवरेट प्रश्न है। तो इस प्रश्न को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, ध्यान रखें इस बात को। ओके, हाँ जी। तो जो मादा एनाफिलीज मच्छर है, इसके कारण कौन सा जो रोग है वो रोग हो जाता है? चेचक है, मलेरिया है, काला ज्वर है, हैजा है। तो कौन सा हो जाता है? आपको अच्छे से याद रखना है कौन सा होता है। मादा एनाफिलीज के कारण ही मलेरिया जो रोग होता है ये हो जाता है। ओके, मलेरिया रोग याद रखना है, याद रखना है। ओका, और इसका जो रोग भाग है, इस रोग भाग का नाम भी पूछ लिया जाता है, सीधा ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मलेरिया का जो रोग भाग है इसका नाम बताइए। तो रोग भाग क्या नाम क्या है? मादा एनाफिलीज मच्छर है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है अपने, एडस विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा जो है वो कौन सी है? ये जेपीएससी 2001 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। ओके, हाँ जी, ये जेपीएससी 2001 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। कौन सा है? जिडोवुडिन एजेटी, माइकोनोजल, नोनोकिस्नोल 9 और विराजोल। तो कौन सा होता है? ध्यान रखना है इसका, जिडोवुडिन। कौन सा है? जिडोवुडिन जो दवा है ये सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है एड्स रोग के अंदर। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो उपयोग करने वाली दवा है वो कौन सी है? जिडोवुडिन है, या इसको शॉर्ट रूप में AZT भी लिखा होता है एग्जाम में, तो इस बात को भी आपने ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी।
नेक्स्ट है HIV का पूर्ण रूप क्या है, ये RRB 2018 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। मैंने आपको पहले बताया था इनके जो आपको पूर्ण नाम जो है एड्स और HIV के, ये पूर्ण नाम अच्छे से तैयार करना है, आपको इनमें से भी प्रश्न मिल सकता है। तो ह्यूमैनिटी इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी बैक्टीरिया, या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वर्च्यू है। तो क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है इसकी फुल फॉर्म है, आपको ये अच्छे से याद रखनी है। ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। ओके, हाँ जी। डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है? डेंगू जो बुखार है ये किस रोग वाहक द्वारा होता है, ये बताना है। क्यूलेक्स फटीगन, या एनाफ्लीज कल्सीफेसिस, या एडिज एजिप्टी, या मनशोनिया यूनिफॉर्मिश। तो किसके द्वारा होता है, मैंने आपको बताया एडीज मच्छर द्वारा होता है। एडीज एजिप्टी जो है मच्छर है, इसका क्या है, रोग वाहक है। इसका क्या है, रोग वाहक है। किसका है, डेंगू का। किसका है, डेंगू बुखार का है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ क्या है, ये एनडीए 2018 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। एनडीए 2018 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना है। एक रज्जुक वृत्तीय डीएनए, द्विक रज्जुक डीएनए, या फिर एक रज्जुक आरएनए, या द्विक रज्जुक आरएनए। तो इसका क्या होता है, एक रज्जुक आरएनए होता है, ध्यान रखना है। एक रज्जुक आरएनए होता है। इसके अंदर जो आनुवंशिकीय पदार्थ है वो कौन सा पदार्थ है, एक रज्जुक आरएनए है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है कुष्ठ रोग जो है, वो कुष्ठ रोग खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। यानी कुष्ठ रोग का जो नाम है, दूसरा नाम जो है वो बताना है आपने, दूसरा नाम जो है वो बताना है। ये आरआरबी 2016 के अंदर पूछा हुआ है। एंजाइना रोग, या हैंसन रोग, गोचर रोग, होजकिन रोग। तो कौन से नाम से जाना जाता है कुष्ठ रोग को, हैंसन रोग के नाम से जाना जाता है। नाम याद रखने इसके, दूसरे नाम भी आपने याद रखने हैं। ओके, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डेंगू का वायरस तेज बुखार और त्वचा पर छाले उत्पन्न करता है और एक विशेष प्रकार की रुधिर कोशिकाओं की संख्या को कम कर देता है। ये रुधिर कोशिकाएं कौन सी है, ये एनडीए 2017 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। एनडीए 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। एक लाणु जिसे मोनोसाइट भी कहते हैं, पटिकाणु, या इओसिनोफिल, या न्यूट्रोफिल। तो डेंगू वायरस जो बुखार है उसके बारे में बताना है। ये जो रुधिर कोशिकाएं हैं वो कौन सी होती है, उन रुधिर कोशिकाओं के नाम बताना है आपको। तो रुधिर कोशिकाएं कौन सी होती है, पटिकाणु होती है, ध्यान रखना। कौन सी होती है, पटिकाणु। ओके, हाँ जी। कौन सी कोशिकाएं होती है, पटिकाणु कोशिकाएं होती है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है सलीपद के रोग कारक जीव का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। सलीपद के रोग कारक जीव का वैज्ञानिक नाम जो है वो बताना है आपको। ये एनडीए 2017 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको अच्छे से तैयार करना है। तो क्या नाम है, एस्केरिशे, लुम्ब्री कोइडीज, या क्यूलेक्से, पिपियंस, बुचेरेरिया, बैंक्रोपटाई, फेसियोला हेपेटिका। तो क्या नाम है, जो इसका वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है बुचेरेरिया बैंक्रोफटाई। बुचेरेरिया बैंक्रोफटाई इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। क्या है, वैज्ञानिक नाम है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है H1N1 इसके द्वारा होता है। BSc 2016 के अंदर ये पूछा हुआ प्रश्न है। ओके, विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, या इसका कारण पता नहीं है। तो किसके द्वारा होता है, H1N1 विषाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विषाणु जनित रोग है ये, क्या है, विषाणु जनित रोग है। ओके, हाँ जी।
नेक्स्ट है हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस जो है वो मानव के किस अंग को प्रभावित करता है ये बताना है आपको। जिगर, अग्नाशय, तिल्ली या फिर छोटी आंत। तो जो हेपेटाइटिस होता है ये किसको प्रभावित करता है? जिगर को। किसको? जिगर को प्रभावित करता है। ओके, ध्यान रखना है, ये एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे सिंपल सा प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है, इससे रोग का सिंपल सा प्रश्न है वो आने वाला है, जिन प्रश्नों की एक श्रृंखला जो है आपके सामने चल रही है। हाँ जी, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया था? ये आरआरबी 2018 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। ओके, हाँ जी, तो कौन सा है? मेरी क्यूरी, जोनास एडवर्ड सालक, लुइस पास्टर, अल्फ्रेड वी नोबेल। तो कौन सा है? जल्दी से बताइए आप, कौन सा है? कौन सा है? जोनास एडवर्ड सालक। कौन सा है? जोनास एडवर्ड सालक है। ओके, हाँ जी, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो है चल रही है, तो इस श्रृंखला को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन तक इस बात को पहुंचाएं कि महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उन प्रश्नों का जो श्रृंखला है वो चल रही है, और इन श्रृंखलाओं से ही जो रोग का एक प्रश्न पूछा जाना है आपके एग्जाम में वो प्रश्न यहाँ से मिलने वाला है आपको, और यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। बार बार कह रहा हूँ, फिर आप मत कहना कि सर आपने बताया नहीं, और अगर आप बता देते तो हम भी कर लेते। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ यहीं से मिलने वाला है, इससे बाहर नहीं जाएगा। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित पशु के काटने से फैलता है? क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित पशु के काटने से फैलता है? यानी पहले तो वो पशु के अंदर होता है, और पशु से फिर जब पशु वो मनुष्य को काट लेता है तो मनुष्य के अंदर हो जाता है। तो कौन सा रोग है? हिमोफीलिया, कैंसर, रेबीज या गलसुआ? तो मैंने आपको अभी बताया था कौन सा रोग होता है। रेबीज जो रोग होता है ये जानवरों के काटने से फैलता है, जानवरों के काटने से फैलता है, यानी पशुओं के काटने से फैलता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आ जाता है, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जो सिरोसिस रोग है ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये भी एनटीपीसी 2016 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। मस्तिष्क को, जिगर को, हृदय को, गुर्दा को। तो ये भी किसको प्रभावित करता है? जिगर को प्रभावित करता है भाई, किसको? जिगर को प्रभावित करता है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है अपना, खसरा रोग का कारक क्या है? खसरा जो रोग है इसका रोग कारक जो है उसका नाम बताना है, क्या है? खसरा रोग का रोग कारक जो है वो बताना है। तो खसरा रोग का रोग कारक अभी बताया था पीछे भी आपको, विषाणु होता है। क्या होता है? विषाणु होता है। ओके, हाँ जी, ये प्रश्न रिपीट हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? संक्रामक कौन सा इनमें से वो बताना है आपको, संक्रामक कौन सा है वो बताना है। मधुमेह, डिप्थीरिया, गठिया, कैंसर। तो कौन सा है? डिप्थीरिया जो है वो एक संक्रामक रोग है। डिप्थीरिया क्या है? एक संक्रामक रोग है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से रोग का रोग कारक जीवाणु नहीं है? इनमें से जीवाणु कारक जो या जीवाणु जनित रोग जो है वो कौन सा नहीं है? जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है ये बताना है। एडस, डिप्थीरिया, काली खांसी, हैजा। तो ध्यान दें, एडस जो है, एडस कौन सा आ गया? विषाणु जनित आ गया, देखो है ना। तो एडस जीवाणु जनित नहीं है। ओके, ध्यान रखना है, बाकी सारे जीवाणु जनित हो गए, देखो बाकी सारे जीवाणु जनित हो गए। ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो एग्जाम की दृष्टि से ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ये आईएएस प्री 2019 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। इस टाइप से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, जिस तरीके से बड़े एग्जाम के अंदर ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है। तो यकृत शोध बी जो हेपेटाइटिस बी है, विषाणु काफी कुछ एचआईवी की तरह ही संचरित होता है, या फिर यकृत शोध सी का टीका होता है जबकि यकृत शोध बी का कोई टीका नहीं होता है।
सार्वभौम रूप से यकृत बी और सी विषाणुओं से संक्रमित लोगों की संख्या एचआईवी से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है। यकृत शोध बी और सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण जो है वो दिखाई नहीं देते हैं। तो कौन कौन सी बात सही है, देखो इसमें कौन कौन सी बात है सही है। पहली बात सही है देखो, और दूसरी बात भी क्या है, सही है। तीसरी भी सही है, दूसरी सही नहीं है, तीसरी सही है और चौथी भी सही है। तो दूसरी गलत होगी। देखो इसमें दूसरी बात जो है वो क्या होगी, गलत होगी। यानी कथन नंबर 2 जो है वो उसका सही नहीं है। कथन नंबर 2 जो है वो क्या है, असत्य है। कथन नंबर 2 जो है वो क्या है, असत्य है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा वह जीवाणु है जो मानव शरीर में बीमारी उत्पन्न करता है। मानव शरीर में बीमारी उत्पन्न करता है, ये बताना है आपको। पेरिशेला जोस्टर, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, या साल्मोनेला टाइफी, या प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। तो कौन सा जीवाणु बताना है इसमें से। तो जीवाणु कौन सा है, साल्मोनेला टाइफी है। देखो जीवाणु कौन सा है, साल्मोनेला टाइफी है। ओके, हाँ जी। तो इस टाइप से भी एग्जाम में पर्सन बन सकता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, रिंग वर्म नामक बीमारी किसके कारण होती है। रिंग वर्म जो बीमारी है वो किसके कारण होती है, ये बताना है। कवक द्वारा, बैक्टीरिया, वायरस, या फिर मक्खियां। तो किसके द्वारा होता है, कवक द्वारा होता है। रिंग वर्म जो बीमारी है वो किसके द्वारा होती है, वो होती है कवक द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मलेरिया का वाहक है। मलेरिया का वाहक कौन सा है, ये बताना है आपको। मलेरिया का वाहक। ओके, मैंने इससे पहले भी इसी प्रश्न इसी रूप में, ये अलग रूप में, यानी कि उस प्रश्न की लैंग्वेज अलग थी और वहां आपको याद रखने के लिए भी बोला था। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, आप इस टाइप से भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो मादा और नर दोनों क्यूलेक्स मच्छर द्वारा, मादा और नर दोनों एनाफ्लीज मच्छर द्वारा, मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा, या फिर मादा एनाफ्लीज मच्छर द्वारा। तो किसके द्वारा होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर द्वारा होता है। नर का नाम तो ऐसे ही बदनाम कर रखा है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आ जाता है, मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है। कौन सी अवस्था जो है वो संक्रामक है, ये बताना है। कौन सी अवस्था जो है वो संक्रामक है, ये बताना है। साइजोजोइट, स्पोरोब्लास्ट, ट्रोफोजोइट, या स्पोरोजोइट। तो कौन सी होती है, स्पोरोजोइट जो होती है ये किसकी संक्रामक अवस्था होती है, ये इसकी क्या आ जाएगी, संक्रामक अवस्था आ जाएगी। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है, एनाफ्लीज मच्छर निम्न में से किसके वाहक का कार्य करते हैं। किसके वाहक का कार्य करते हैं। इस प्रश्न को देखो, सेम पहले वाला प्रश्न है, इससे 2 प्रश्न पहले हमने किया, सेम वही प्रश्न है। अब इसमें यहाँ टाइप प्रश्न जो पूछने का तरीका है वो चेंज हो गया, देखो, है ना। तो इस रूप में भी पूछा जा सकता है। तो एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। इस रूप से भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एनाफ्लीज मच्छर जो है वो मलेरिया, फाइलेरिया, या डेंगू। तो किसका एनाफ्लीज मच्छर है, मलेरिया का है। किसका है, मलेरिया का है। तो केवल एक जो है वो सही है इसका, केवल एक जो है वो क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ओके, केवल एक जो है वो क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। देखो, ओके, हाँ जी, केवल एक जो है वो क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है, निम्न में से किस कृमि के कारण फील पांव होता है। फील पांव जो है वो किस कृमि के कारण होता है, यानी कि पांव जो है वो सूजकर हाथी के जैसे हो जाते हैं, है ना। और हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं इस रोग को। इस रोग को हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखें। ओके, केंचुआ, सूत्रकृमि, या फिर फाइलेरियाई कृमि, या गोल कृमि। तो किसके द्वारा होता है, फाइलेरियाई कृमि के कारण होता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, और एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वेरी वेरी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट आ जाता है, ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण होता है। ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण होता है, ये भी इससे पहले प्रश्न आ चुका है। आपको उस प्रश्न का जो पूछने का तरीका है वो तरीका चेंज हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखना है, तरीका जो है वो चेंज हुआ है। ओके, माइकोबैक्टीरियम एवोनिन द्वारा, या फिर स्टेफाइलोकोकस द्वारा, या माइकोबैक्टीरियम
ट्यूबरक्लोसिस द्वारा या स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा? तो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो किसके द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा ही होता है। ओके, ये इसका रोग वाहक का नाम है, रोग वाहक का नाम है, नाम याद रखें। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निर्दालु रोग के लिए उत्तरदायी है? निर्दालु रोग के लिए उत्तरदायी है, ये बताना है आपको। ओके, हाँ जी। लिस्मानिया, ट्रिपेनोसोमा, एस्केरिश या हेलिकोबैक्टर? हेलिकोबैक्टर। ओके, तो ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कौन सा आ जाता है? इसका आ जाएगा ट्रिपेनोसोम, ट्रिपेनोसोम हो जाएगा। ओके, ट्रिपेनोसोम। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांतर संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? एक जल जनित रोग है। बड़ा ही सिंपल प्रश्न है और बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। उस लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी इसमें क्या कर दी, पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा इसका अजीबोगरीब कर दिया, लेकिन प्रश्न बड़ा ही प्यारा प्रश्न है और एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ध्यान रखें इस प्रश्न को। ओके, हाँ जी। तो जठांतर संबंधी संक्रमण है और जल जनित रोग है, जल जनित रोग है। तो कौन सा है? हैजा, रेबीज, न्यूमोनिया, कुष्ठ रोग। तो जल जनित कौन सा होता है? हैजा रोग है। कौन सा है भाई? हैजा रोग है। तो बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी कह सकते हो आप इसको। हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव शरीर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के लिए क्रिया स्थान नहीं है? क्रिया स्थान नहीं है, यानी प्लाज्मोडियम जो है, उस प्लाज्मोडियम जो है किसको प्रभावित नहीं करता है, ये बताना है। किसको प्रभावित नहीं करता है ये बताना है आपको। ओके, हाँ जी। यकृत को, वृक्क को, लाल रुधिर कोशिकाओं या फिर मस्तिष्क को? तो ध्यान रखें, प्लाज्मोडियम जो है यकृत को भी प्रभावित करता है, लाल रुधिर कोशिकाओं को भी प्रभावित करता है और मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। जो वृक्क है, यानी वृक्क यानी किडनियां जो है, इनको प्रभावित नहीं करता है। तो ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न, नेक्स्ट है, ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता था या प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। कौन सा जो ट्यूबरक्लोसिस है इसके विरुद्ध कौन सी वैक्सीन का प्रयोग जो है वो किया जाता है, ये बताना है आपको। ओके, बीसीजी, डीपीटी, एचआईवी या वेरिसेला? तो ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध कौन सी बीसीजी जो टीका है ये प्रयोग किया जाता था। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, खालिस्तान एक जीवाणु संबंधी रोग है, यानी कौन सा इनमें से एक जीवाणु संबंधी रोग है ये बताना है आपको। जीवाणु संबंधी रोग कौन सा है? मायोकार्डियल अतिक्रमण, उपदंश, पोलियो या दाद? तो कौन सा है? उपदंश जो है ये एक जीवाणु संबंधी रोग है, जीवाणु संबंधी रोग है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? जल संक्रामक रोग है, यानी कि जल के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, ये बताना है आपको। पीलिया, क्षय रोग या फिर अल्कर रोग जिसे रेबीज के नाम से जानते हैं, गठिया? तो कौन सा है? देखो इसमें से कौन सा जो है वो जल संक्रामक है? तो जल संक्रामक कौन सा हो जाएगा? पीलिया जो है वो जल संक्रामक रोग है, जल संक्रामक रोग है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाएगा, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? जो मानव में बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के कारण जो संक्रमण हो जाता है उसका जो आम इलाज जो है वो किसके द्वारा होता है? एस्प्रिन या एंटीबॉडी या एंटीबायोटिक्स या फिर एंटीजन? तो अपने अच्छे से जानते हैं किसके द्वारा होता है? एंटीबायोटिक से लेते हैं, अपने क्या लेते हैं? एंटीबायोटिक से लेते हैं। ओके, हाँ जी। ये आम इलाज हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? आम इलाज के अंतर्गत आ जाएगा। हैजा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऐसे कथन के रूप में भी आजकल कथन वाले प्रश्नों का ट्रेंड जो है वो ज्यादा चल रहा है, तो इस टाइप के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कौन सा कथन जो है वो सही है ये बताना है। ये एक रोग है जिसके कारण याददाश्त में कमी हो जाती है ना? ऐसा तो कुछ नहीं होता, ऐसा तो कुछ नहीं होता।
यह पेशियों का एक रोग है जो शराब का सेवन करने से होता है? नहीं, ऐसा नहीं है ना। यह एक रोग है जो संदूषित खाद्य या जल के सेवन करने से होता है। हाँ, खाद्य जल या जो दूषित खाद्य है या जल जो है उसका सेवन कर लेते हैं तो ये रोग है हो जाता है हैजा। ये एक आनुवंशिक रोग है? नहीं, आनुवंशिक रोग ये नहीं है। तो कौन सा सही हो जाएगा? देखो, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और बड़ा ही प्यारा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। तो आजकल ये ट्रेंड चल रहे हैं, तो ट्रेंड के अनुसार ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखें इस टाइप के प्रश्नों का। किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की? किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की जो खोज है वो की थी, ये बताना है। ओके, अर्नस्ट चेन ने, लुई पास्टर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या फिर रॉबर्ट कोच ने? तो किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो पेनिसिलिन है इसकी खोज की थी। बड़ा ही प्यारा प्रश्न, बड़ा ही प्यारा प्रश्न कह सकते हो आप ये, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है कि, और अभी तक आपने अगर इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो साथियों आप जल्दी से अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए, जल्दी से शेयर कीजिए। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट चलते हैं। एस्कोर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम जो है वो क्या है? एस्कोर्बिक एसिड का लोकप्रिय जो नाम है वो नाम क्या है, ये बताना है। विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन ए, या फिर विटामिन सी? तो एस्कोर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम जो है वो क्या है? विटामिन सी है। क्या है? विटामिन सी है। ओके, हाँ जी, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है? विल्सन रोग का लक्षण जो है वो नहीं है, ये बताना है। रतौंधी, पैरों या पेट में फ्लूइड्स बनना, बोलने या निगलने या शारीरिक समन्वय में समस्याएं, अनियंत्रित गतिविधियां, मांसपेशियों में जो अकड़न होती है वो आ जाती है। विल्सन, हाँ, तो विल्सन के ये लक्षण देखे जाते हैं। ये लक्षण भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। रतौंधी जो है, रतौंधी इसका लक्षण नहीं है, रतौंधी इसका लक्षण नहीं है। ओके, हाँ जी, रतौंधी जो है वो इसका लक्षण नहीं है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है, घातक रक्ताल्पता जिसे एनीमिया के नाम से जानते हैं वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जो रक्ताल्पता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ये बताना है। B6, B2, B1 या B12? यानी विटामिन बी है, ये उसके भाग हैं, उन भागों को भी याद रखना है। तो कौन सा विटामिन बी जो है उसकी कमी से जो एनीमिया रोग जो है वो हो जाता है? तो B12 की कमी के कारण होता है, ध्यान रखना है। किसकी कारण है? B12 के कारण। ओके, B12 के कारण। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारित रोग नहीं है? यानी कि इनमें से आपको 3 जो रोग है वो तो यौन संचारित रोग है, और एक जो है वो यौन संचारित रोग जो है वो नहीं है। तो कौन सा है? सिफिलिस जो है यौन संचारित रोग है, गोनेरिया यौन संचारित रोग है, हेपेटाइटिस बी जो है ये भी यौन संचारित रोग है, स्कर्वी जो है ये यौन संचारित रोग नहीं है, ये यौन संचारित रोग नहीं है। ओके, स्कर्वी जो है यौन संचारित रोग नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है, पीलिया रोग से रुधिर में निमन की मात्रा बढ़ जाती है। यानी पीलिया जो रोग हो जाता है उसमें जब पीलिया रोग जो हो जाता है उससे जो रुधिर होता है उस रुधिर में किसकी मात्रा जो है वो बढ़ जाती है? बिलीरुबिन, पायरुविक या बाकुल अम्ल या हीमोग्लोबिन? तो जब पीलिया हो जाता है तो उसमें रुधिर के अंदर जो बिलीरुबिन होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। आप जब कोई जांच करवाते हैं और उसमें जब पीलिया हो जाए तो उसमें देखना बिलीरुबिन लिखा होगा, बिलीरुबिन की जो मात्रा होगी जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा होगी। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, BCG टीकाकरण किसके लिए है? BCG टीका जो है वो किसके लिए दिया जाता है? ये प्रश्न पहले भी आया था और अब इसको अलग रूप में पूछा गया है। खसरा, यक्ष्मा, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग? तो यक्ष्मा के लिए दिया जाता है। ये इसके लिए यक्ष्मा के लिए
दिया जाता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है? विडाल परीक्षण के द्वारा किसकी जो है वो जांच की जाती है? एड्स की, कैंसर की, टाइफाइड ज्वर या यक्ष्मा? तो ये पहले भी आया था, मैंने आपको कहा था इसके जो टेस्ट जो है, टेस्ट के नाम भी ध्यान रखने हैं। टेस्ट के नाम से भी एग्जाम में पर्सन जो है वो पूछ लिया जाता है, और ये आपके सामने एग्जाम के अंदर पूछा हुआ पर्सन है। बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्सन कह सकते हो, बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्सन है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है, मियादी जवर जिसे टाइफाइड फीवर के नाम से जानते हैं, किस कारण होता है? किस कारण होता है? बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। वायरस है या जीवाणु है या फफूंद है या इनमें से कोई नहीं है? तो मियादी जो जवर होता है वो किसके कारण होता है? जीवाणु जनित रोग है। देखो ये क्या है कि जीवाणु जनित रोग हो गया। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी वैक्सीन नहीं है? इनमें से बाकी तीन तो वैक्सीन है और एक इसमें वैक्सीन जो है वो नहीं है। ओके, बीसीजी एक वैक्सीन का नाम है, एंटी रेबीज वैक्सीन का नाम है, पोलियो वैक्सीन है, प्रोजेस्ट्रोन ये वैक्सीन नहीं है, ये एक हार्मोन है। ये क्या है? हार्मोन है, ये वैक्सीन नहीं है। देखो, ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है, श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? जो श्वेत प्लेग होता है इसको आम नाम जो है इसका क्या होता है ये बताना है। टाइफाइड, मलेरिया, क्षय रोग या फिर प्लेग? तो किस नाम से जाना जाता है? क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो है वो चल रही है, और अभी तक अगर आपने इस श्रृंखला को अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है तो साथियों उन दोस्तों तक आप जरूर शेयर करें, ताकि उन तक भी ये जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है वो उन तक भी पहुंचे। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है अपना, अभिबंधक जबड़ा किसकी एक विकृति जन्य स्थिति है? अभिबंधक जबड़ा किसकी एक विकृति जन्य स्थिति है, यानी कि ये ऐसा किसके कारण हो जाता है ये बताना है। ओके, डिप्थीरिया जब हो जाता है तब होता है क्या ऐसा, या फिर पोलियो जब हो जाता है तब होता है, या लकवा या टेटनस? आपको सारे ऑप्शन ऐसे लगेंगे जैसे इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा जब अभिबंधक जबड़ा जो होता है ऐसे लगता है जैसे विकृत हो गया है ना? तो ऐसा टिटनेस के कारण होता है। किसके कारण होता है? टिटनेस के कारण होता है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आ जाता है, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है ये बताना है आपको। इलेक्ट्रोथेरेपी का, साइकोथेरेपी का, या कीमोथेरेपी का, या फिजियोथेरेपी का? तो किस थेरेपी का प्रयोग जो है वो किया जाता है कैंसर में? आपको मैंने जब पहले अपने इसकी सामान्य जानकारियां जो कर रहे थे तो वहां आपको बताया था मैंने, कीमोथेरेपी जो है वो कैंसर के अंदर प्रयुक्त होती है। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास से, सामान्यतः रुधिर कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? यानी कि जो कैंसर, जो रुधिर कैंसर है उनके अलग अलग वर्ग बनाए हुए हैं, तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो उसका वर्ग नहीं है? तो कार्सिनोमा, ल्यूकेमिया, मायोलोमा, लिम्फोमा? तो ध्यान दें, ल्यूकेमिया भी होता है, मायोलोमा भी होता है और लिम्फोमा भी होता है, कार्सिनोमा नहीं होता है। कार्सिनोमा नहीं होता है, ये अलग विकार है। ये क्या है? अलग विकार है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास से, टाइफाइड पैदा किया जाता है। ये वापस पीछे वाला प्रश्न है, पीछे हमने ऐसे प्रश्न इस प्रश्न को 3-4 बार देख लिया, और इस प्रश्न का जो पूछने का तरीका है हर बार अलग मिल रहा है आपको, और इसी तरीके से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, तो इसको अच्छे से तैयार करना है आपने। ओके, हाँ जी। तो स्यूडोमोनास पी द्वारा, स्पाइलो स्टेपाइलोकोकस द्वारा, बेसिलस द्वारा, या साल्मोनेला टाइफी द्वारा? तो किसके द्वारा होता है? साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है। ओके, हाँ जी। ये इसका क्या है? रोग भाग का नाम है। क्या नाम है? ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण है? कौन सा इसमें से ऐसा बैक्टीरिया है जिसके कारण निमोनिया जो रोग है वो हो जाता है? निमोनिया जो रोग है वो हो जाता है, वो बताना है। बेसिली, या कोकाई, या स्पिली, या फिर विब्रियो? तो किसके कारण होता है निमोनिया जो है? ये होता है कोकाई। कोकाई
के कारण होता है। कोकाई जो बैक्टीरिया है उसके कारण न्यूमोनिया रोग जो है वो हो जाता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए किसकी कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए इनमें से किसका जो प्रयोग है वो किया जाता है या खालिस्तानी की जाती है, यानी कि जो टेस्ट है वो टेस्ट में से आपको मैंने अभी बताया था पीछे, तो इनमें से कौन सा जो है वो टेस्ट में किया जाता है इसमें, तो बायोप्सी, बायोस्कोपी या कोलेडोलॉजी या रेडियोग्राफी। तो बायोप्सी की जाती है इसमें, ध्यान रखना क्या की जाती है, बायोप्सी की जाती है इसमें। ओके, क्या की जाती है, बायोप्सी की जाती है। ओके, हाँ जी, जो जांच होती है उस जांच का नाम है ये बायोप्सी। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। इनमें से जो आपको तत्व दे रखे हैं इन तत्व में से ऐसा कौन सा तत्व है जिसका उपयोग जो है वो कैंसर के उपचार में किया जाता है। आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोर 32 और कोबाल्ट 60। तो बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। कोबाल्ट 60 का जो प्रयोग है वो रक्त कैंसर में किया जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है और प्यारा प्रश्न कह सकते हो आप ये, और एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो बनता है और पीछे यूपीएससी 2016 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है अपेक्षाकृत वृद्ध लोगों में कर्क रोग अधिक आम होता है, क्यों होता है आम है ये बताना है आपको, यानी कि जो आम होने का कारण है वो बताना है। उनके रोध क्षम तंत्र अपभ्रष्ट हो गए होते हैं, अवस्था के साथ साथ कुछ हार्मोन की पूर्ति घट जाती है, उनके शरीर बदलते वातावरण के साथ समन्वय नहीं कर पाते हैं, उनमें अधिक मात्रा में उत्परिवर्तन संचित हो गए होते हैं। तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। देखो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, यानी कि कौन सा अंग जो है उसकी खराबी के कारण इसका जो प्रकोप है वो होता है ये बताना है। लीवर, अग्नाशय, किडनी या फिर हृदय, तो किसके कारण होता है ध्यान रखना है। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। अग्नाशय जो है, अग्नाशय के कारण ये होता है। ओके, यानी कि अग्नाशय की जो खराबी है वो हो जाती है। ओके, हाँ जी। निम्नलिखित में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को जरूरत होती है, यानी जो मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति होता है उसको इनमें से क्या दिया जाता है, यानी कि आपको यहाँ दवा का नाम जो है वो दे रखा है, तो इनमें से कौन सी दवा है जो इसको मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को दी जाती है। ये राजस्थान पुलिस 2011 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है और एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, तो ध्यान दें। एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन या इंसुलिन, तो मधुमेह के रोगियों को क्या दी जाती है, इंसुलिन दी जाती है। क्या, इंसुलिन, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में कोशिका वृद्धि एवं विभेदन अति नियंत्रित एवं नियमित होते हैं, किंतु कैंसर कोशिकाओं में, कैंसर कोशिकाएं जो होती है उनमें क्या हो जाता है ये बताना है। इन निगामत विघों के खराब हो जाने से सूर्धर्म या दुर्दम या अबुर्द बनने लगते हैं, या नियंत्रित कोशिका विभाजन और आनुवंशिक पदार्थ का अति उत्पादन होता है, आरएनए उत्परिवर्तन होता है या अल्प मात्रा में उत्पादित होता है, डीएनए उत्परिवर्तित होता है या अल्प मात्रा में उत्पादित होता है। तो ध्यान दें कौन सा हो जाएगा, जो कैंसर कोशिकाएं होती है उनमें क्या होता है, उनमें जो किरियाती भीगों के खराब हो जाने से जो सुर्दम है, सुर्दम और दुर्दम, ये अर्बुद होने लग जाते हैं, अर्बुद यानी ट्यूमर बनने शुरू हो जाते हैं। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान रखें ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, हाँ जी। तो इस टाइप से भी प्रश्न को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है शुष्काक्षिपाक विटामिन की कमी के कारण होता है, यानी कि जो क्षिपाक जो है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। ओके, ए, के, डी, सी, तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ए विटामिन की कमी के कारण होता है। किस विटामिन ए की कमी के कारण होता है। बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है वो चल रही है, और जो रोग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं
जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों का समावेश जो है वो किया है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनसे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको। सारे प्रश्न 2 बार अगर आप क्लास लगा देते हो तो सारे के सारे प्रश्न आपके कंठस्थ हो जाएंगे, और आपका जो एक प्रश्न आने वाला है एग्जाम में रोग से, वो आपका प्रश्न सही हो जाएगा, ये मेरा वादा है। ओके, हाँ जी, तो बने रहिए आगे। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? रतौंधी जो है वो किसकी कमी के कारण होता है? देखो, लगातार पूछा हुआ प्रश्न है, ये लगातार पूछा हुआ प्रश्न है 17 और 18 में। विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन डी, तो किसकी कमी के कारण होता है ये रतौंधी? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न। हाँ जी, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? यानी मैंने आपको बताया था जो विटामिन बी होता है, विटामिन बी जो है, विटामिन जो बी है उसके अलग अलग भाग होते हैं और उनके अलग अलग जो नाम हैं वो नाम होते हैं। तो वैसे तो आपके विटामिन का टॉपिक जो है वो नहीं दे रखा था, मैंने विटामिन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे उन प्रश्नों को ले लिया यहाँ पर। ओके, हाँ जी, तो राइबोफ्लेविन, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड या फोलिक एसिड जो है, ध्यान दें, राइबोफ्लेविन ये बी कॉम्प्लेक्स है यानी बी से जुड़ा हुआ है, थायमीन बी से है और फोलिक एसिड भी बी से है। जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये सी वाला आ गया, देखो ये विटामिन सी है, ये क्या आ गया? विटामिन ए सी आ गया। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आ जाता है, किसी व्यक्ति के रोग के निदान के पश्चात चिकित्सक रोगी को लोहे एवं फोलिक अम्ल की टिकिया लेने की सलाह देता है। व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है? व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है ये बताना है आपको। व्यक्ति जो है वो किस रोग से पीड़ित है ये बात आपको बतानी है। ओके, हाँ जी, व्यक्ति को क्या कहा गया है कि जो रोगी को लोहे और फोलिक अम्ल की जो टिकिया है वो लेनी है, लोहे और यानी कि आयरन की जो टिकिया है वो लेनी है। ओके, तो अस्थि सुस्थिरता से है या अरक्तता से या गलगंड या प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, तो अरक्तता की जो है उसके अंदर रोग है और इसलिए उसको आयरन की जो गोली है वो गोली दी जाती है, यानी कि रक्त जो है वो अरक्तता है यानी कि रक्त की कमी है। ओके, हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है? कौन सा जो विटामिन है वो विटामिन है आपको रक्त का जो थक्का है वो थक्का बनाने में महत्वपूर्ण होता है ये बताना है। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई, तो विटामिन के जो है ये अनिवार्य है, विटामिन के जो है वो क्या है? अनिवार्य है। ओके, मैं आपको फिर बता देता हूँ, विटामिन का टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन रोग टॉपिक जो है वो दे रखा है, तो रोग जो है वो विटामिन से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने विटामिन के महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते थे उन प्रश्नों को ले लिया है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं? आर्गो कैल्सीफेरोल के नाम से भी जानते हैं, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन B12 या विटामिन B6, तो किसको जानते हैं? आर्गो कैल्सीफेरोल जो है विटामिन D2 होता है, विटामिन D2 जो है इसका नाम है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, विटामिन D2 का क्या है? रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में कौन से विटामिन की कमी है ये बताना है। विटामिन ए, कौन से विटामिन की क्या है? कमी है। विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, तो किसकी कमी है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होते हैं, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आ जाता है, एक चिकित्सा परीक्षा, एक चिकित्सा प्रक्रिया जिसके दौरान ऊतक का एक छोटा सा नमूना शरीर के एक भाग से हटा दिया जाता है वह है, यानी कि ऐसा चिकित्सक जो प्रक्रिया है या यूं के ऐसी जो जांच है वो कौन सी जांच है जिसमें जो एक छोटा सा नमूना जो है वो शरीर के एक भाग से हटा दिया जाता है, ऐसा कौन सा है ये बताना है आपको। इनमें से MRI है, CT स्कैन है या बायोप्सी है या ये सभी है। तो ये जो प्रक्रिया है या ये जो जांच होती है जो कैंसर से पीड़ित जो होते हैं उनके होती है, तो क्या होती है? कैंसर वालों को आपको बताया था मैंने, उस जांच का नाम क्या था? बायोप्सी। क्या होती है? बायोप्सी होती है। ओके, हाँ जी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है,
टीका जो है यानी वैक्सीन जो है वो है, इनमें से टीका कौन सा है ये बताना है। टीका जो है वो क्या काम करता है ये आपको बताना है। कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा है एक, या फिर प्राकृतिक उपार्जित प्रतिरक्षा है, या सहज निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, या फिर कृत्रिम निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा है। तो क्या होती है ये कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, निष्क्रिय नहीं होती है, सक्रिय होती है, ध्यान रखना इस बात का। ओके हाँ जी, क्या होती है सक्रिय होती है। ओके हाँ जी। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है, यानी थैलेसीमिया जो है एक आनुवंशिक रोग है और इस आनुवंशिक रोग के द्वारा कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है ये आपको बताना है। ओके हाँ जी। तो कौन सा, रक्त है, फेफड़े है, हृदय है या गुर्दे है। तो कौन सा प्रभावित होता है, रक्त जो है वो प्रभावित होता है। ओके रक्त जो है वो प्रभावित होता है। ओके हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। कौन सा कथन जो है वो सही है। ये कोर्निया की वैद्युत सक्रियता का ग्राफ, ये चित्रण है नहीं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ये कोर्निया का नहीं है, ये कोर्निया का नहीं है ना। ये क्या है, कोर्निया का नहीं है। ओके ये कोर्निया का नहीं है। ये वृक्क की गतिविधि का ग्राफ, ये चित्रण वृक्क की नहीं है देखो। ये मस्तिष्क की गतिविधि नहीं है। ये हृदय की वैद्युत सक्रियता का ग्राफ ये चित्रण होता है। ओके हाँ जी ध्यान रखना है। तो ये हृदय से जुड़ा हुआ है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके हाँ जी। नेक्स्ट है मानव के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रकाशन में शामिल नहीं है ये बताना है। इसमें से कौन सा शामिल है, नहीं है। थाइमस, मस्तिष्क, तिल्ली या लसिका परव। तो कौन सा शामिल नहीं है प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रकाशन में, तो कौन सा, मस्तिष्क जो है शामिल नहीं है, मस्तिष्क जो है शामिल नहीं है। ओके हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना, निम्नलिखित में से क्या आलिंग सूत्रीय अव्यवस्था या फिर इसको डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, वो कौन सी प्रक्रिया है, या इनमें से जो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सी है ये बताना है आपको। तो अल्जाइमर रोग है, या सिस्टिक फाइब्रोसिस है, या फिनाइल कीटोन्यूरिया है, या एल्बिनिज्म है। तो कौन सा इनमें से कौन सा है, अल्जाइमर रोग है। कौन सा है, अल्जाइमर रोग है, ध्यान रखना है। ओके हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है झिल्लीदार गर्दन जिसको वेवड नेक भी कहते हैं, किसका अभिलक्षण है, ये किसके कारण होता है, ये किसके कारण होता है ये बताना है। डाउन सिंड्रोम, या क्राई डू चेट सिंड्रोम, या क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम, या फिर टर्नर सिंड्रोम। तो ये किसके कारण होता है, यानी कि जो जो झिल्लीदार गर्दन है, यानी कि ये एक यूं कह सकते हैं जो अपने क्रोमोसोम जो होते हैं उन क्रोमोसोम के अंदर जब यहाँ के जो उनकी व्यवस्था जो होती है, जो मैंने आपको पहले बताया एक पिछले वाली क्लास में कि जो क्रोमोसोम होते हैं मनुष्य के अंदर वो 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो उसके अंदर या तो अधिकता आ जाती है या उसके अंदर कमी आ जाती है। जो जोड़ा होता है इनके 23 जोड़े, इनके जो जोड़े होते हैं 21वें जोड़ा और 16वां जोड़ा या 7वां जोड़ा या 11वां जोड़ा या जो 5वां जोड़ा है, इनमें जब या तो किसी एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाए या किसी एक गुणसूत्र की कमी हो जाए तब ऐसे सिंड्रोम जो है वो उत्पन्न होते हैं। तो झिल्लीदार जो गर्दन है वो टर्नर सिंड्रोम के द्वारा उत्पन्न होती है, यानी जो 21वां जोड़ा है, जो 21वां जोड़ा है गुणसूत्र का, उसमें एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। क्या हो जाती है, एक गुणसूत्र की अधिकता जो है हो जाती है। ओके हाँ जी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है, यानी कि सही सुमेल जो है वो नहीं है। आपको यहाँ पर इधर विटामिन दे रखे हैं और उधर उनसे जो विटामिन जो है वो किन से प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि विटामिन प्राप्त करने के स्रोत जो है वो आपको दे रखे हैं, स्रोत जो है वो आपको दे रखे हैं, और उनमें से जो सही सुमेल जो है वो नहीं है। तो विटामिन B1 संतरा, विटामिन डी कोड यकर तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, विटामिन के एल्फाल्फा, यानी कि जो ए ऑप्शन है ये देखो ये सही सुमेले नहीं है, ये सही सुमेले नहीं है। यानी संतरा तो क्या है, विटामिन सी वाला है देखो, है ना, विटामिन ए सी का बी का नहीं है। ओके हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु
ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के संचरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आईएएस 2010 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। इस तरीके से भी एग्जाम के अंदर प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है। स्त्री से पुरुष में संचरण की संभावना पुरुष से स्त्री में संचरण की तुलना में दोगुनी होती है। ऐसा नहीं होता है, दोगुनी नहीं होती है। यदि व्यक्ति किसी अन्य यौन संचरित रोग से भी पीड़ित है तो संचरण की संभावना बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है। ये बात सत्य है, ये बातें सत्य है। संक्रमण पीड़ित मां अपने शिशु को गर्भावस्था के दौरान या फिर प्रसूति के समय तथा स्तनपान से संक्रमण संचरित कर सकती है, बिल्कुल हो सकता है। संक्रमण में दूषित सुई लगने की तुलना में भी हो सकता है, देखो हो सकता है। तो कौन सा सही नहीं है? ए ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। देखो ए ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। दुगना नहीं होता है, यानी कि समान मात्रा में होता है, बराबर ही होता है, दोगुना नहीं होता है। ओके हाँ जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? इधर आपको जो विटामिन है उनके नाम दे रखे हैं और उधर विटामिन की कमी से होने वाले जो रोग हैं उन रोगों के नाम दे रखे हैं। मैं आपको फिर बता देता हूं कि विटामिन टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट विटामिन जो है वो रोग टॉपिक से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये जो है, क्योंकि यहाँ देखो विटामिन की कमी से होने वाले रोग आगे है ना, तो ये रोग से जुड़ा हुआ है। इसलिए विटामिन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे उन प्रश्नों को मैंने यहाँ उठा लिया है। और आपको विटामिन जो है पूरा टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको ये प्रश्न कर लेने हैं। इन्हीं में से आपको अगर विटामिन का प्रश्न पूछा जाता है तो इन्हीं में से मिल जाएगा आपको। ओके हाँ जी। तो इसमें से सही सुमेल नहीं है ये बताना है। थायमिन बेरी, बिल्कुल थायमिन बेरी है। क्या है? ये बात सत्य है। एस्कॉर्बिक स्कर्बी सही है, बिल्कुल है। विटामिन ए वर्णांता नहीं होती है। विटामिन के रक्त जमना बिल्कुल सही है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। देखो सी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। वर्णांधता जो है वो ई के कारण आती है, देखो वर्णांधता ई के कारण। ओके हाँ जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सही सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। ओके हाँ जी। रेटिनोल, जीरोफ्थेलेमिया, बिल्कुल जीरोफ्थेलेमिया रोग हो जाता है। टोकोफेरोल बेरी नहीं होता है, देखो इससे ये बेरी यहाँ नहीं है, यहाँ है, देखो सही कर लो आप, यहाँ नहीं है ये यहाँ था बेरी। ओके बेरी नहीं होता इससे, देखो है ना, बेरी नहीं होता है। यही ऑप्शन जो है अपना गलत हो जाएगा। ओके हाँ जी, बी ऑप्शन ही है वो सही नहीं है। ओके हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है अपना, प्रतिजैविकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ आपको प्रतिजैविक दे रखे हैं और उन कथनों पर विचार करना है। उन कथनों पर क्या करना है? आपने विचार करना है। ओके हाँ जी। उन्हें रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सेकंड दे रखा है, उन्हें शरीर के अंदर के सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए त्वचा पर लगाया जा सकता है, निगला जा सकता है अथवा अंतःक्षिप्त किया जा सकता है। वे रोग पैदा करने वाले विषाणुओं के खिलाफ प्रभावी होते हैं। सबसे पहले आविष्कार किया जाने वाला प्रतिजैविक टेट्रासाइक्लिन था। ये बताना है, ये बताना है। यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो सही है ये बताना है। कौन सा जो है वो सही है ये बताना है। यानी कि इनमें से जो चार आपको कथन दे रखे हैं, इन चार कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। ओके हाँ जी। तो कौन सा सही है इन्हें देखो, उन्हें इसमें से ए ऑप्शन जो है वो सही है। देखो ए ऑप्शन जो है वो सही है, यानी कि ए जो है वो फर्स्ट के लिए दे रखा है। देखो यानी कि केवल फर्स्ट जो है वो सही है, केवल फर्स्ट जो है वो सही है। ओके हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास से, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? सुमेलित करना है आपको, सुमेलित करना है। आगे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आगे आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ओके हाँ जी। प्लेग जो है ये जीवाणु वाला आ गया। देखो प्लेग जो है वो किससे आ गया? जीवाणु वाला आ गया। देखो एडस विषाणु वाला आ गया है ना। गंजापन ये कवक, और मलेरिया प्रोटोजोआ जनित आ गया, प्रोटोजोआ जनित। तो क्या बन गया? देखो 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1। ये देखो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ओके डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो एग्जाम में आजकल इस तरीके के भी प्रश्न जो है वो पूछने का ट्रेंड जो है वो ज्यादा चल रहा है, तो इस टाइप से भी आप ध्यान रखें प्रश्नों को। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न कह सकते हो आप, या प्यारा प्रश्न जो है वो कह सकते हो, और आपको एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है अपने पास ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, इसमें भी मिलान करना है आपको, इसमें भी क्या करना है, मिलान करना है। इसके भी आगे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, देखो ऑप्शन दे रखे हैं, है ना, ऑप्शन ए दे रखे हैं। क्या आ जाएगा, कंजक्टिवाइटिस, ये आंख से संबंधित है, ये आंख से, और डर्मेटाइटिस, त्वचा, त्वचा से आ गया देखो, गाउट, जोड़, और मेनिंजाइटिस से मेरुरज्जु आ गया। देखो कौन सा हो गया, देखो 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4, देखो बी ऑप्शन सही हो गया। देखो बी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ओके हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है, फिर सुमेलित करना है अपने को, फिर क्या करना है, सुमेलित करना है। ओके हाँ जी, इसके भी आगे आपको ऑप्शन जो है वो दे रखे हैं, देखो इसके भी ऑप्शन जो है वो दे रखे हैं। देखो एनाफ्लीज मच्छर, ये देखो किससे था, मलेरिया वाला आ गया, देखो है ना, और क्यूलेक्स से ये फाइलेरिया, के बाद ये एडीज डेंगू वाला आ गया देखो, और ये सीसी मक्खी काला जार हो गया, सीसी मच्छी काला जार हो जाएगा। ओके हाँ जी, तो ऐसे प्रश्न का ट्रेंड बड़ा ही चल रहा है आजकल, तो एग्जाम में ऐसा प्रश्न आपसे पूछे जाने के चांस से ज्यादा है, इस बार ध्यान रखें। ओके हाँ जी, तो क्या बन गया, देखो 3 4 3 4 2 1 3 4 2 1, यानी देखो डी ऑप्शन हो जाएगा, 3 4 2 1। ओके हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है, कथन ए एल्केप्टोन्यूरिया मानव के खोजे गए अप्रभावी विशेषकों में प्रथम था। कारण दे रखा है, एल्केप्टोन्यूरिया उस एंजाइम की कमी से होता है जो एल्केप्टोन में से मेलेनिन के संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है। यानी कि यहाँ आपको एक कथन दे रखा है, और फिर उसका नीचे एक जो कारण है वो दे रखा है। देखो तो कथन जो है क्या है अपने पास, एल्केप्टोन्यूरिया मानव के खोजे गए अप्रभावी विशेषकों में प्रथम था। यानी कि कथन ए जो है वो सही है। देखो कथन ए जो है वो क्या है, सही है, और उस एंजाइम की कमी से होता है जो एल्केप्टोन से मेलिनिन के संश्लेषण को उत्प्रेरित करती है, ये भी सही है, लेकिन ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। देखो ये ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, कथन और कारण दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं, है ना, व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके हाँ जी, तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आजकल इन्हीं प्रश्नों का ट्रेंड जो है वो चल रहा है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट है, विटामिनों के विषय में निम्न में से कौन से कथन जो है वो सही है, कौन से कथन जो है इनमें से सही है ये आपको बताना है। इनमें से कथन जो है वो कौन कौन से सही है ये बताना है। आगे आपको कथन कौन से दे रखे हैं, इन कूट का प्रयोग करते हुए बताना है आपको, इन कोट जो कूट दे रखे हैं इनसे देख के बताना है। शरीर में स्योंजी उत्तक के निर्माण के लिए विटामिन सी आवश्यक है, नेत्र वर्णक के संश्लेषण के लिए विटामिन डी आवश्यक है, आरबीसी की परिपक्वता में विटामिन बी 12 सहायक होता है, आंतर से अवशोषित कैल्शियम को उपयोग में लाने के लिए विटामिन सी आवश्यक है। तो ये डी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये 4 नंबर तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। नेत्र वर्णक के लिए नहीं है, देखो वर्णक के लिए नहीं है, यानी कि ये फर्स्ट और थर्ड सही है। देखो इसमें फर्स्ट और ये थर्ड जो है वो सही है, तो यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो कौन सा, बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा जी। तो बड़े ही प्यारे प्रश्न जो है उनकी श्रृंखला चल रही है, तो जल्दी से अभी तक अगर आपने अपने साथियों को नहीं शेयर किया है तो आप शेयर जरूर करें, उन तक ये श्रृंखला जरूर पहुंचाएं आप। फिर आ जाता है अपना निम्नलिखित को सुमेलित करना है, इधर रोगी दे रखे हैं और फिर उनके निदान जो है यानी जो टेस्ट है वो टेस्ट दे रखे हैं, आपको टेस्ट जो है वो दे रखे हैं। ओके हाँ जी, तो टेस्ट जो है वो दे रखे हैं आपको, इसमें भी अपने पास है इनका आगे कूट जो है वो दे रखे हैं, कूट जो है वो दे रखे हैं। ओके एडस, एडस का क्या होता है, देखो एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट एडस का, एडस का क्या आ जाएगा, एडस का क्या आ जाएगा, एलिसा टेस्ट, एडिस का एलिसा टेस्ट। हाँ जी,
प्लेग, प्लेग का क्या था, प्लेग का क्या था, प्लेग छोड़ो, देखो टाइफाइड, टाइफाइड का क्या था, विडाल था। देखो टाइफाइड का क्या था, विडाले था। तो प्लेग का कौन सा है, देखो प्लेग का कौन सा है, प्लेग का यही होता है। देखो वेसन स्टेन जो परीक्षण है यही होता है। तो 3 1 2, 3 1 2 आ जाएगा। देखो 3 1 2, 3 1 2 आ जाएगा, 3 1 2 आ जाएगा, 3 1 2 आ जाएगा, 3 1 2 है वो आ जाएगा, 3 1 2, 3 1 2 आ जाएगा। नहीं ध्यान दें, 3 2 1 है। देखो 3 ये रहा, और इस 2 का 2 ही है, और तीसरे का 1 है। देखो 3 2 1 है, 3 2 1 है। ओके हाँ जी, 3 2 1। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाता है अपने पास से कथन ए। फर्स्ट दे रखा है आपको, एक व्यक्ति क्षय रोग से पीड़ित हो सकता है यदि वह भीड़ भाड़ वाले स्थान पर बार बार जाता है, बार बार जाता है। तो क्या ये बातें सही है, क्या ये बातें सही है? छींकने अथवा खांसने के कारण छोटी बूंदों के माध्यम से क्षय रोग के जीवाणु फैलते हैं, क्षय रोग के जो जीवाणु हैं वो फैलते हैं। तो दोनों कथन अलग अलग सही है, और कथन सेकंड कथन फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण है। दोनों कथन अलग अलग सही है, और कथन सेकंड कथन फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड गलत है, कथन फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। तो कथन तो दोनों ही सही है। देखो कथन तो दोनों ही सही है। जो एक व्यक्ति क्षय रोग से पीड़ित हो सकता है यदि वह भीड़ वाले वाले स्थान पर बार बार जाता है तो पीड़ित हो सकता है, ये बात सत्य है। छींकने अथवा खांसने के कारण छोटी बूंदों के माध्यम से भी क्षय रोग के जीवाणु हैं वो फैलते हैं, ये बात भी सत्य है। तो दोनों कथन तो सही है, दोनों कथन सही है। और क्षय रोग, यहाँ क्षय रोग की बात है, तो क्षय रोग भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने से फैल रहा है, तो क्या होगा, खांसी लेंगे या छींक लेंगे तो उससे क्या होगा, वो फैलेगा। तो स्पष्टीकरण भी हो रहा है, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो इसका ए ऑप्शन क्या आ जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके हाँ जी, नेक्स्ट है। तो ये थे अपने पास से रोग के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी एक श्रृंखला थी, बड़ी ही इसमें महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे उनको लिया गया है। और सभी के सभी प्रश्न जो है, सभी के सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको जो एक प्रश्न एग्जाम में पूछना है, एग्जाम में जो इस टॉपिक से एक प्रश्न आपको पूछा जाना है, एक प्रश्न आपको पक्का पूछा जाएगा। और ये प्रश्न जो है आपको इसी श्रृंखला से मिलने वाला है, ये मेरा वादा है। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो आपकी परीक्षा में जो मैटर आने वाला है इसे चैनल के माध्यम से आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दिया जा रहा है। आपको जो आपकी परीक्षा है, जो आपके टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस के अंदर, प्रत्येक टॉपिक की जो क्लास है आपको हमारे इस चैनल के अंदर जो प्ले लिस्ट है वहां आपको मिल जाएगा। वहां आप जाके प्रत्येक क्लास जो है वो लगा सकते हैं। तो एक काम जरूर करना है आपने, इस सेशन को आपने अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना है, ताकि उन तक भी ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैटर दिया जा रहा है और इतने अच्छे तरीके से कंठस्थ करके आप इनको जो है एग्जाम के अंदर बैठ सकते हैं और एग्जाम जो है वो आप क्लियर कर सकते हैं। ओके हाँ जी, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। इसका जो चतुर्थ श्रेणी की जो विज्ञान विषय है या साइंस टॉपिक जो है, इसका एक टॉपिक जो है अपना शेष रह गया। एक टॉपिक जो है वो लास्ट टॉपिक जो है अपना अपशिष्ट का जो प्रबंधन है, अपशिष्ट का प्रबंधन, उसके बारे में लास्ट टॉपिक जो है वो आपको दे रखा है आपके सिलेबस में, आपके पास सिलेबस होगा। इस टॉपिक के बारे में अपने चर्चा करेंगे कल, और उसके बाद अपने इन सभी टॉपिक की एक साथ मैराथन जो है वो लेके आएंगे। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।